हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसके अंडर मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ मीनिंग ऑफ टैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर इनकम टैक्स। इन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वन बाय वन। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए हो मेरे हर वीडियो से रिलेटेड, जितने भी मैंने आज दिन तक आपको पढ़ा दिए हैं या इसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप जो है वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। किसके इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे? टैक्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द वर्ड टैक्स मीन बर्डन और ड्यूटी। ठीक है, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है कोई बर्डन, कोई ड्यूटी। ठीक है, जैसे अगर आप एक टैक्स पे करते हैं तो टैक्स जो है वो एक बर्डन है जो कि आपको देना ही पड़ता है। एक सम ऑफ अमाउंट्स या कुछ परसेंट आपको जो है वो अपनी इनकम से पैसा जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है टैक्स। ठीक है, टैक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स। Taxes are one of the primary sources of income for the government through which it fulfill various projects and initiatives। ये गवर्नमेंट का एक प्राइमरी सोर्स है इनकम का। ठीक है, टैक्स से ज़रिए ही हमारी गवर्नमेंट को इनकम होती है। जो भी आप टैक्स पे करते हो उसी से ही गवर्नमेंट को इनकम होती है, और गवर्नमेंट उस इनकम का यूज़ जो है वो बहुत से प्रोजेक्ट्स को करने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए या इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि जो है उन सब के लिए गवर्नमेंट इस पैसे का यूज़ करती है। दे आर लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी लगाया जाता है। सम माइनर टैक्सेस आर ऑल्सो लेविड बाय द लोकल अथॉरिटीज सच एज अ म्यूनिसिपैलिटी और द लोकल काउंसिल्स। ठीक है, कुछ लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, टैक्स जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट का हिंदी भाषा में मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष, वे कर जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर दो टैक्सेस विच वी पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जिसे हम बिल्कुल गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिसके बारे में कोई प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब आपको नहीं पता है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपकी इनकम से टैक्स जा रहा है, आपके पैसे से टैक्स जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम से नहीं, आपके पैसे से टैक्स कट रहा है, दैट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच वी डू नॉट पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बट इनडायरेक्टली। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं किसी मार्केट से, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं? एमआरपी पे करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस एमआरपी के ऊपर कितना टैक्स इंक्लूड है? ठीक है, तो जो आप एमआरपी पे करते हो उसमें कुछ परसेंट जो है वो टैक्स भी इंक्लूड होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया होगा। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पता चल गया है। ठीक है, ये जो आपका वीडियो होने वाला है वो आपका इनकम टैक्स के ऊपर होने वाला है, और आगे आने वाले सारे वीडियोस जो होंगे वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी यूनिट नंबर 10 जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। इंट्रोडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ अ टैक्स यू पे टू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम। ठीक है, जो इनकम आपको मिल रही है उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, उसे बोला जाता है इनकम टैक्स। और कोई भी प्रॉफिट है इन केस ऑफ कंपनीज में, ठीक है, तो उसे भी इनकम टैक्स के अंदर शामिल किया जाता है। द गवर्नमेंट यूजेस दिस tax money for various purpose including public services, infrastructure development, defense spending and subsidies among others options। ठीक है, गवर्नमेंट इस टैक्स का यूज़ पब्लिक सर्विसेज में करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करती है, डिफेंस में करती है। ठीक है,
इफ़ यू अर्न इनकम बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट इट इज़ मैंडेटरी टू पे द इनकम टैक्स एवरी ईयर। अगर आप कुछ सर्टेन लिमिट्स जो कि सेट की गई हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग्स, अगर उससे बाहर जाके अगर आपको इनकम हो रही है तो आपको टैक्स जो है वो एवरी ईयर देना पड़ता है। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं वो हर इनकम के टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग हैं, ठीक है, वो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा है, 1961 है। और इनकम टैक्स रूल्स कौन से हैं, 1962। और कब ये इफेक्टिव में आए, वो आए आपके 1 अप्रैल 1962, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1962 है और इनकम टैक्स रूल जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और इनकम टैक्स रूल जो है वो 1962 है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में इस तरह का घुमा के क्वेश्चंस आ जाता है। इनकम टैक्स इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंस डायरेक्ट टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 1 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 46 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द पावर दी गई है किसको, टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ और टैक्सेस ऑन द इनकम, ठीक है। किसके ऊपर लॉ बनाना है, इनकम पार्लियामेंट मेक लॉ और टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो है अदर्स इनकम पर लॉ बनाना है। ये किसके अंडर बोला गया है, आर्टिकल 246 के अंडर, ठीक है। तो आई होप आपको इनकम टैक्स के बारे में पता चल गया होगा कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट को पे किया जाता है, डायरेक्टली पे किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करते हैं कि वो कौन सी रेट्स, मतलब कितनी रेट्स है कितनी इनकम के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है वो आपका न्यूली जो आया है 2020 से 2021 तक वो है ये, ठीक है। ये ओल्ड स्लैब रेट्स थी और ये न्यू स्लैब रेट्स हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। पहले जो है हम नई स्लैब रेट्स की बात करेंगे कि अगर 2.5 लाख तक अगर आपको इनकम होती है एनुअली तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2.5 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो आपको 5% देना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो 10%, 7.5 से 10 लाख तक है 15%, 10 से 12.5 लाख तक है तो 20%, ठीक है। 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो 25% और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30%, ठीक है। तो ये स्लैब रेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितनी इनकम के ऊपर कितना % टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसे अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए, बिकॉज आपकी हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स को आगे पढ़ेंगे तो हमें इन डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे डेफिनेशंस है जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। आपको हर बार कुछ, ठीक है, डेफिनेशन अगले कॉन्सेप्ट्स में एसएससी के बारे में पूछा जाएगा, एसएससी वर्ड्स यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये एसएससी क्या है। साथ ही साथ आपको इसकी जो भी सेक्शंस है वो पता होने चाहिए। एग्ज़ाम्स में सेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेंगे कि एसएससी जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। एसएससी हम पढ़ेंगे, एसएससी इज़ दैट पर्सन हु इज़ लायबल टू पे द टैक्स। एसएससी कौन होता है, एसएससी एक ऐसा पर्सन होता है जो टैक्स को पे करने के लिए लायबल होता है, मतलब जो टैक्स पे करता है। कितने तरह के एसएससी होते हैं, ऑर्डिनरी एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एंड एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट। ऑर्डिनरी एसएससी कौन होता है, नॉर्मल एसएससी जैसे हम और आप हैं, इनकम कमा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, दैट इज़ अ ऑर्डिनरी एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन होते हैं, वे एसएससी जो किसी अदर्स एसएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ पर्सन असेसेबल फॉर इनकम फॉर सम अदर पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो किसी अदर पर्सन की इनकम को असेस कर रहा है, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। उसे हम डीम्ड एसएससी भी बोल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल्स क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा माइनर के केस में। एक ऐसा पर्सन है जो माइनर है और जिसे कुछ इनकम हुई है, ठीक है, जैसे बहुत से रियलिटी शोज़ होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे जीत के आते हैं और कुछ पैसा अर्न करके आते हैं, तो वो माइनर होते हैं तो उनकी इनकम पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन वो एसएससी नहीं होते हैं, तो उनके एसएससी कौन, वो एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होते हैं जिनकी इनकम्स को कोई और जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ठीक है। हैं नेक्स्ट है एसएससी बाय डिफ़ॉल्ट। कई बार एसएससी जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी बन जाता है। कैसे बन जाता है कि जब किसी एसएससी को या किसी पर्सन्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, लेकिन वो उसे
पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके पास कोई पावर है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे किसी टीडीएस के अंडर जो है वो एक पर्सन के पास पावर होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करके ही अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे या सैलरी दे, लेकिन वो एम्प्लॉयर अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका टीडीएस ही नहीं काट रहा है, तो सारा का सारा बर्डन आप किसे बेयर करना पड़ेगा, वो उसी पर्सन को बेयर करने पड़ेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तो वो एसएससी कैसे बना, बाय डिफ़ॉल्ट एसएससी बन गया। ठीक है, तो यही था एसएससी के बारे में। आई होप आपको एसएससी के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट है आपका पर्सन को जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंडर डिफाइन किया गया है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर पर्सन्स कौन से होते हैं, पर्सन्स के अंडर हम इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल को, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, कोई एचयूएफ है, कोई कंपनी है, कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो पर्सन्स के अंडर आते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इट मीन्स 2 और मोर पर्सन हु जॉइन फॉर ए कॉमन पर्पस विद ए व्यू टू अर्न इनकम। ठीक है, कुछ इनकम को अर्न करने के लिए जब पर्सन्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसे बोला जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है इट मीन्स अ conglomerations of individual who carry a some activity with the objective of earning some incomes। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपस में जिन्होंने एक समूह बनाया है इनकम को जनरेट करने के लिए, तो उसे बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और कुछ ऐसी लोकल अथॉरिटीज़ भी होती हैं, ये कुछ भी ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं जो कि पर्सन्स के अंडर जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो आई होप आपको पर्सन्स का मतलब पता चल गया होगा। पर्सन हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने एसएससी के बारे में पढ़ा कि एसएससी एक ऐसा पर्सन होता है। तो पर्सन क्या है, पर्सन में एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी आ जाएगा, एक फर्म भी आ जाएगी, एक एचयूएफ भी आ जाएगा, एक कंपनीज भी आ जाएगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आएगा, कोई आर्टिफिशियल पर्सन्स भी, ये लोकल अथॉरिटीज़ भी आएंगी। और पर्सन को किस में डिफाइन किया गया है, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ठीक है, सेक्शंस भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर को किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 इनकम टैक्स एक्ट 1961। असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल। एक ऐसा ईयर जिसमें इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है, उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। मतलब एक ऐसा ईयर जहाँ पर एक पर्सन की इनकम को असेस किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। ठीक है, वे साल जिसमें इनकम कमाई गई है दैट इज़ अ प्रीवियस ईयर, और वे साल जिसमें इनकम के ऊपर टैक्स लगा है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल है एक, इफ़ द इनकम इज अर्न 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक एक इनकम जो है वो अर्न की गई है, मतलब कमाई गई है। इट विल बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। उसके ऊपर टैक्स जो है वो कब लगेगा, नेक्स्ट ईयर लगेगा। ठीक है, देयरफॉर जो भी 2016 से 2017 का जो साल हुआ वो कौन सा साल हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ। प्रीवियस ईयर क्यों हुआ, क्योंकि उस साल में आपने अपनी इनकम जनरेट की है। और 2017 से 2018 कौन सा साल हुआ, आपका असेसमेंट ईयर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस साल जो है वो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है। ठीक है, आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है। सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 के अंदर जो है उसे डिफाइन किया गया है द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बिफोर एनी डिडक्शंस। ठीक है, किसी भी तरह की डिडक्शन ना मिलने से पहले जो भी इनकम होती है उसे बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम। और टोटल इनकम क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 द टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। मतलब आपको जितनी भी इनकम हुई है ग्रोस टोटल इनकम में आपने डिडक्शंस उसमें ले ली, तो डिडक्शंस के बाद जो आपको पैसा बचेगा दैट इज़ योर टोटल इनकम। तो सो इट इज़ ऑल अबाउट इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें मैंने आपके साथ टैक्स कवर किया, आपको बताया कि कितने तरह का टैक्स होता है, साथ ही साथ आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, तो इनकम टैक्स में कौन सा एक्ट है वो भी आपको बताया। इनकम टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको बता दी, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको साथ डिस्कस कर ली। इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी डेफिनेशन, साथ ही साथ इनके सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आने वाली यूनिट्स में, सॉरी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ जो है वो बार बार ये वर्ड्स आएंगे, तो आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये डिस्कस कर ली कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, ग्रोस टोटल इनकम क्या है, नेट टोटल इनकम क्या है, या टोटल इनकम क्या है, और या फिर ये कोर्स था कि पर्सन्स क्या होता है और एसएससी क्या है। यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। और ज़्यादा वीडियोस जो है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।